क्या होगा अगर बचपन से हमें पैसों के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब का सब गलत हो? बिल्कुल। ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना? मतलब सोचिए कि माता पिता की वो सबसे सुरक्षित सलाह कि अच्छी पढ़ाई करो, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ और एक बड़ा सा घर खरीद लो। क्या हो अगर यही सलाह असल में हमें अमीर बनने से रोकने का सबसे बड़ा कारण हो? देखिए, ये वो कड़वा सच है जिससे हम अक्सर भागते हैं। हम सब एक ऐसे सिस्टम में पले बड़े हैं जहां सफलता का एक फिक्स फॉर्मूला हमें रटाया गया है, लेकिन असल दुनिया में वो फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है। एकदम सही। आज हम इसी मिडिल क्लास ट्रैप का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम रॉबर्ट कियोसाकी की बेहद मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के मुख्य विचारों पर गहराई से चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, ये किताब इतनी मशहूर है कि ज्यादातर लोग दो पिताओं वाली उस बेसिक कहानी को जानते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ उस कहानी को दोहराना नहीं है, ही जानते हैं। सही कहा। इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये नहीं है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम देती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस अदृश्य दीवार को तोड़ती है जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनने से रोक रही है। और वो दीवार कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। तो चलिए सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जहां से ये पूरा सिस्टम शुरू होता है, यानी हमारी शिक्षा। स्रोत के अनुसार लेखक के दो पिता थे। हाँ, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। हाँ, एक उनके असली पिता जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहे। इनका मूल मंत्र था कि नौकरी कैसे करें। इन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन अपनी सोच और बिजनेस के दम पर हवाई राज्य के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। उनका मंत्र था कि पैसा अपने लिए कैसे काम कराएं। वो थे रिच डैड। और यहीं से हमें वो पहला झटका लगता है, क्योंकि समाज हमें ये सिखाता है कि स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाना ही आर्थिक सफलता की गारंटी है। बिल्कुल। लेकिन रॉबर्ट की थ्योरी इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। मुझे ये बिल्कुल जीवन के सफर के लिए दो अलग-अलग जीपीएस सिस्टम्स की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक जीपीएस आपको उस सुरक्षित हाईवे पर ले जाता है जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। ये है पुअर डैड का रास्ता। और दूसरा जीपीएस आपको एक ऐसे कच्चे रास्ते पर ले जाता है जो सीधे सोने की खदान तक पहुंचता है। ये रिच डैड का रास्ता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? क्या पारंपरिक शिक्षा पैसों के मामले में हमें पूरी तरह से फेल कर रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बात शिक्षा के बुरे होने की नहीं है। किताब ये नहीं कहती कि स्कूल जाना छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। यहाँ असली मुद्दा है आर्थिक साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। पुअर डैड अपने एकेडमिक फील्ड में बहुत साक्षर थे, लेकिन पैसों के मामले में निरक्षर थे। मतलब उन्हें पैसा मैनेज करना नहीं आता था। एकदम सही। स्कूल हमें ये तो सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, किसी कंपनी में अच्छे कर्मचारी कैसे बनना है, लेकिन वे ये कभी नहीं सिखाते कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। समझ गया। और इसी आर्थिक निरक्षरता का जो सबसे खौफनाक परिणाम स्रोत सामग्री में बताया गया है वो है रैट रेस, यानी चूहा दौड़। हाँ, रैट रेस। ये सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी की तरह है। बिल्कुल। पुअर डैड की सलाह कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, इंसान को इसी चूहा दौड़ का हिस्सा बना देती है। सुबह उठना, काम पर जाना, बिल भरना और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना। और इसके विपरीत रिच डैड का नियम बहुत साफ है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स यानी संपत्ति बनाते हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए पैसा कमाते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन क्या जीवन में स्थिरता के लिए एक सुरक्षित नौकरी का होना जरूरी नहीं है? कोई भी इंसान अचानक से पैसों के लिए काम करना कैसे छोड़ सकता है? बिल तो भरने ही होते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये रातों रात नौकरी छोड़ने के बारे में है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में मानसिकता को बदलने के बारे में है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन उस नौकरी से मिलने वाले पैसों का आगे क्या किया जाता है, ये तय करता है कि कोई व्यक्ति चूहा दौड़ में फंसा रहेगा या आजाद होगा। मतलब लोग अपनी सैलरी का करते क्या है? हाँ, रॉबर्ट समझाते हैं कि रैट रेस असल में दो इंसानी भावनाओं से चलती है, डर और लालच। डर और लालच? पैसों का भावनाओं से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसे डर लगता है कि बिल कैसे भरेंगे, इसलिए वो काम पर जाता है। हाँ।
ये डर उसे नौकरी से बांधे रखता है और जब उसे सैलरी मिलती है या मान लीजिए प्रमोशन मिलता है तो लालच हावी हो जाता है। वो सोचता है कि अरे वाह, अब मैं वो बड़ी वाली कार ले सकता हूँ। बिल्कुल, वो अपनी लाइफस्टाइल महंगी कर लेता है। सही कहा। अब उस नई कार की ईएमआई चुकाने के लिए उसे अपनी नौकरी खोने का डर और भी ज्यादा सताने लगता है और इसी चक्कर में वो फंस जाता है। ये तो सच में एक भयंकर ट्रैप है। बिल्कुल। जो लोग आर्थिक रूप से साक्षर नहीं होते वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसा उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन सच तो ये है कि बिना समझ के ज्यादा पैसा सिर्फ इंसान की गलतियों को और बड़ा कर देता है। तो अगर लक्ष्य चूहा दौड़ से बाहर निकलना है और सोते समय भी पैसा कमाना है, तो ये समझना सबसे जरूरी हो जाता है कि असली एसेट क्या है। एकदम सही जगह पर आए हैं आप। रखना चाहे तो वो यही अंतर होना चाहिए। तो एसेट यानी संपत्ति हाँ, वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई रेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक या कोई बिजनेस। और दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। जैसे लोन पर ली गई कार, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर एक बहुत बड़ा घर। हाँ, ये सबसे बड़ी भूल है जो आम लोग करते हैं। वे लायबिलिटीज को ही अपना एसेट समझने की गलती कर बैठते हैं, खासकर अपने घर को। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुझे इस पर एक एनोलॉजी याद आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी आर्थिक स्थिति एक पानी की बाल्टी की तरह है। अच्छा, बाल्टी की तरह? हाँ, एसेट वो नल है जो इस बाल्टी में पानी यानी पैसा भरता है, और लायबिलिटी उस बाल्टी में हुए छेद की तरह है जो लगातार पानी बाहर निकाल रहा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। समाज का पूरा ढांचा लोगों को बड़े घर और महंगी कारें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। जिसे हम लायबिलिटीज कह रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा करके लोग अनजाने में अपनी बाल्टी में खुद ही बड़े बड़े छेद कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने एसेट बनाया है, लेकिन पानी तो लगातार रिस रहा है। और जब महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है तो फिर से उसी डर के कारण अपनी चूहा दौड़ में और तेज भागने लगते हैं। यही तो ट्रैप है। जबकि अमीर लोग अपनी पूरी ऊर्जा बाल्टी भरने वाले नल को बड़ा करने में लगाते हैं। वे सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं ना। हाँ, जब उन एसेट से इतना पैसा आने लगता है कि उनकी बाल्टी भरकर छलकने लगे, तब वे उस एक्स्ट्रा पानी से अपने लिए लग्जरी चीजें खरीदते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में। जब हमने बाल्टी के छेदों को पहचान लिया है और नल को चालू करने का महत्व समझ लिया है, तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है। आपका मतलब है सच्ची आजादी कब मिलती है? हाँ, सच्ची आजादी। एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो अब फाइनेंशियली फ्री है? इसका गणित बहुत ही सीधा है। चूहा दौड़ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है। आर्थिक साक्षरता। बिल्कुल। और सच्ची आजादी तब मिलती है जब आपकी एसेट से होने वाली कमाई आपके दैनिक खर्चों से ज्यादा हो जाती है। उस पल आप असल में आजाद होते हैं। क्या बात है। मतलब ये मायने नहीं रखता कि कमाई कितनी है, मायने ये रखता है कि कितनी बचत की गई और उसे कैसे काम पर लगाया गया। एकदम सही। और इन सब से ऊपर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा अपना दिमाग है। इसी में निवेश करके गरीबी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। मुझे स्रोत सामग्री के अंत में की गई वो अपील याद आ रही है, जहां लोगों से कहा गया था कि वो लिखें, मैं एसेट्स बना रहा हूं। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। असल में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एसेट जिसे बनाने की जरूरत है वो कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमारे अपने दिमाग की समझ है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक गणितीय समीकरण है, लेकिन इस समीकरण को हल करने वाला इंजन हमारा अपना दिमाग ही है। हाँ, बिना आर्थिक साक्षरता के कोई भी बड़ा एसेट जल्द ही लायबिलिटी में बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जो लोग अचानक लॉटरी जीत जाते हैं, उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन दिमाग तैयार नहीं होता, इसलिए वे जल्द ही सब कुछ गवा देते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि स्रोत सामग्री ने हमें बहुत कुछ सिखाया। दो अलग-अलग विचारधाराओं का टकराव हमने देखा। रैट रेस यानी चूहा दौड़ की वास्तविकता को समझा, और एसेट और लायबिलिटी के बीच का सच्चा अंतर जाना, और अंततः अपने दिमाग को सबसे बड़ी संपत्ति मानना। यह इस बात की याद दिलाता है कि आर्थिक सफलता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली एक कला है। बिल्कुल। तो कार्यक्रम का अंत हम एक विचारणीय प्रश्न के साथ करते हैं। बताइए वह क्या है? स्रोत सामग्री यह स्पष्ट करती है कि अगर हम अपने दिमाग में निवेश करें
तो ये हमारा सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। हाँ, ये तो तय है। लेकिन ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर हम कुछ नया सीखना बंद कर दें और बिना सोचे समझे समाज के पुराने आर्थिक नियमों पर चलते रहें, अच्छा। तो क्या हमारा यही दिमाग जो हमें आजाद कर सकता था, हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी नहीं बन जाएगा? ये वाकई बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है, अपने दिमाग को एसेट बनाना है या लायबिलिटी, ये हम पर निर्भर करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।